हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। सो रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है। जैसे कि आपको पता है कि हमने जो लास्ट लेक्चर में बहुत सारे मैट्रिसेस कवर कर लिए थे। सो आज की हमारी वीडियो का टारगेट रहने वाला है साइट स्कोर क्या होता है, एसजीआर क्या होता है, स्निप क्या होता है, आईडबलपी क्या होता है, ईगन फैक्टर क्या होता है। उसके अलावा हम जानेंगे पब्लिकेशन रिव्यू प्रोसेस के बारे में, साइटेशन एंड सेल्फ साइटेशन के बारे में एंड फंडिंग एजेंसीज के बारे में। जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। आपको चैनल पे प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद द साइट स्कोर। तो सबसे पहले साइट स्कोर क्या होता है, ठीक है। तो साइट स्कोर मेजर्स द साइटेशन इंपैक्ट ऑफ अ जर्नल। सो साइट स्कोर जो है वो किसी भी जर्नल का साइटेशन इंपैक्ट डालता है, बताता है कि साइटेशन इंपैक्ट क्या है जर्नल का, डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ साइटेशंस रिसीव्ड बाय द जर्नल इन अ ईयर by the number of documents published in the preceding 3 years. So it kind of calculates the ratio of citation to the documents published in the last 3 years. आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी जर्नल का साइट स्कोर 4.5 है। सो इट हैज रिसीव्ड 450 citations in a year and published 100 documents in the previous 3 years. So अगर उसने 100 डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए हैं, it has received 450 citations in a year. So it assess the citation impact of a journal over a specific period of time. So ये प्रॉपरली हमें जो साइट स्कोर है वो ये चीज बताता है। नेक्स्ट वन इज एसजीआर एंड एसएनआईपी। एसजीआर क्या है? एसजीआर की फुल फॉर्म आप हमेशा याद रखना, दैट इज शिमागो जर्नल रैंक। क्या है? शिमागो जर्नल रैंक। सो जो एसजीआर है दैट वेट्स द साइटेशन based on the prestige of citing journal. So it accounts for the source of citation, giving more weightage to citation from prestigious journal. तो ये citation को बहुत ज्यादा weightage देता है। For example, किसी journal का SGR score 1.5 है, so that means it receives a citation from journals with an average prestige of 1.5. सो उनसे साइटेशन उसको मिलती है जिनकी भी जो एवरेज है प्रेस्टीज दैट इज 1.5. सो इट हेल्प्स इन, जो एसडीआर है दैट हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग द प्रेस्टीज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ जर्नल विद इन इट्स फील्ड. सो जो एसडीआर रैंकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये किसी भी जर्नल का जो इम्पैक्ट है या जो इन्फ्लुएंस है या जो प्रेस्टीज है वो बताने में हेल्प करती है. नेक्स्ट वन इज स्निप. स्निप क्या है? सोर्स नॉर्मलाइज्ड इम्पैक्ट पर पेपर. सो स्निप क्या है? सोर्स नॉर्मलाइज्ड इम्पैक्ट per paper. So जो SNP है that measures the average citation impact of a paper in a journal's subject field. So जो SNP है that measures the average citation impact of a paper in a journal's field. So इसमें हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? Divides the journal citation count by the citation potential in the subject. So potential के साथ ये कैलकुलेट करने में हेल्प करता है. So it compares the journal citation impact और of journal across different scientific fields. So for example किसी journal का जो SNP है that is 1.8. So that indicates the citation impact of 1.8 times the world average for the journals in the field. तो आपको ये जब आप यूज करोगे तब ज्यादा क्लियर होंगे, बट अभी आप थोड़े से जो इनके फुल फॉर्म्स हैं, जैसे एसडीआर की क्या है, शिमागो जर्नल रैंक है, स्निप की क्या है, सोर्स नॉर्मलाइज्ड इम्पैक्ट पर पेपर है. सो ये टर्म्स आप फिलहाल क्लियर कर लो, ठीक है. नेक्स्ट वन इज आईडबलपी. आईडबलपी क्या है? इम्पैक्ट पर पब्लिकेशन एंड ईगन फैक्टर. ये दो हमारी टर्म्स रह गई हैं. आईडबलपी क्या है? इम्पैक्ट पर पेपर. सो इट मेजर्स द एवरेज नंबर ऑफ साइटेशंस received per paper published in a particular journal over a specific period of time. So इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे करते हैं? We divide the total number of citations to the journal's article by the total number of articles published in the journal. So it helps in assessing the citation impact and the visibility of individual articles within a journal. So for example किसी journal का IPP 3.2 है, मतलब ऑन एन एवरेज बात करें जितना आर्टिकल सबमिट किया जाता है उस जर्नल में उसको रिसीव होती हैं 3.2 citations. Eigen factor क्या है? So an eigen factor is an important measure based on the number of times the articles are cited in the first 5 years after publication. कि पहले 5 सालों में जब वो जर्नल में आर्टिकल पब्लिश हुआ उसकी कितनी साइटेशन है, with citations from highly influential journals weighted more heavily. तो अगर आपकी हाईली इन्फ्लुएंस जर्नल में जाती है तो आपका ईगन फैक्टर ज्यादा होगा क्योंकि उसको जो वेटेज है वो ज्यादा दी जाएगी. सो इट कंसीडर बोथ द नंबर ऑफ साइटेशंस एंड the prestige of citation journal. So it assesses the overall influence and prestige of journal within the scholarly community. So a journal's Eigen factor is score of 0.1 indicated that among the top 10% of most influential journals in the world. So आप ईगन फैक्टर देख सकते हो जो आपको बताएगी कि वो जर्नल का कितना इन्फ्लुएंस है इन द फील्ड. सो फॉर एग्जांपल किसी का स्कोर 0.1 है, मतलब वो टॉप 10% में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो इन्फ्लुएंस वाली जर्नल्स हैं उसमें आती है. तो आई होप आपको जो कुछ रिसर्च मैट्रिसेस है वो क्लियर हो गए होंगे. मूविंग ऑन.
सो जो ये मैट्रिसेस हैं या जितने भी इंडाइसेस हैं, दे आर वेरी कॉमनली यूज टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट एंड क्वालिटी इन्फ्लुएंस ऑफ जर्नल्स, इंडिविजुअल आर्टिकल्स विद इन द स्कॉलरली कम्युनिटी। क्योंकि जो ये मैट्रिसेस हैं हमें वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करते हैं इनटू द विजिबिलिटी, साइटेशन इम्पैक्ट एंड प्रेस्टीज ऑफ द रिसर्च आउटपुट, facilitating informed decisions by the researchers, publishers, funding agencies and academic institutions। तो जो भी ये मैट्रिसेस हैं आप इनको यूज करके, इनके बारे में जान के आप पता लगा सकते हो कि कौन सी जर्नल कैसी है, कौन सा ऑथर कैसा है। तो आपको बहुत सारे साइटेशन मैट्रिक्स, इम्पैक्ट वगैरह पता लग सकते हैं। सो इन मैट्रिसेस की नॉलेज होना, नॉलेज कब आएगी? जब आप उनको प्रैक्टिकल यूसेज में लाओगे। सो जब आपको उनकी नॉलेज आएगी, आप उनको यूज करोगे, तब आपको उनके बारे में बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। अब पब्लिकेशन रिव्यू प्रोसेस क्या होता है? आपने डिसाइड कर लिया कि आपने किस जर्नल में देना है, सो उसमें रिव्यू प्रोसेस होता है। जो पब्लिकेशन रिव्यू प्रोसेस है उसको पीयर रिव्यू भी बोलते हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है इन द स्कॉलरली पब्लिशिंग, बिकॉज जो आपकी जर्नल रिसर्च पेपर की क्वालिटी है, वैलिडिटी है, इंटीग्रिटी है आपके आर्टिकल्स की पब्लिशिंग से पहले। क्योंकि अगर आपको कोई भी अकेडमिक जर्नल में अपना पेपर प्रेजेंट करना है या कोई भी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करना है, आपको उसको रिव्यू कराना पड़ेगा। तो जो पब्लिकेशन रिव्यू या पीयर रिव्यू है वो बताता है कि आपका जो पेपर है या आपका जो कॉन्फ्रेंस में आपने प्रेजेंट करना है जो भी जर्नल में, तो वो उसकी क्वालिटी, वैलिडिटी एंड इंटीग्रिटी कैसी है। सो रिव्यू प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स आएंगे? सबसे पहले रिव्यू करवाने के लिए आप उसको सबमिट करोगे, देन जितने भी एडिटर्स हैं वो उनकी स्क्रीनिंग करेंगे, देन पीयर रिव्यू होगा। क्या होगा? पीयर रिव्यू होगा। उसके बाद रिव्यूअर बहुत सारी रिकमेंडेशंस करेंगे, ये हम सारे डिटेल में जानेंगे। देन ऑथर रिविजन्स होंगी, देन फाइनल डिसीजन होगा एंड देन लास्टली क्या होगा? पब्लिकेशन होगा एंड देन पोस्ट पब्लिकेशन चीजें होंगी। तो ये पूरा प्रोसेस है, 8 स्टेप प्रोसेस है। एक बार आप जल्दी से स्टेप्स दोबारा से देख लो। सबसे पहले क्या होगा? सबमिशन होगा, देन एडिटोरियल स्क्रीनिंग होगी, देन पीयर रिव्यू होगा, देन रिव्यूअर रिकमेंडेशंस होंगी, देन ऑथर रिविजन्स होंगी, देन फाइनल डिसीजन होगा, देन पब्लिशिंग होगी एंड देन पोस्ट पब्लिकेशन वाले प्रोसेस होंगे। सो स्टेप बाय स्टेप इनको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया सबमिशन होगी। तो सबसे पहले जो ऑथर है वो अपनी रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करेगा किसी भी अकेडमिक जर्नल में, कॉन्फ्रेंस में, ताकि वो कंसीडर करी जा सके फॉर द पब्लिकेशन। सो जो मैन्युस्क्रिप्ट होगी उसमें ओरिजिनल रिसर्च फाइंडिंग्स होंगी, मेथोडोलॉजी होगी, एनालिसिस होगा, कंक्लूजन होगा। मतलब बेसिकली आप एक पेपर बनाओगे, रिसर्च पेपर बनाओगे, फ्रेम करोगे, जिसमें सारी चीजें होंगी, रिसर्च फाइंडिंग्स, मेथोडोलॉजी, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। एंड उस पेपर को या तो आप किसी भी जर्नल में सबमिट करोगे या किसी भी कॉन्फ्रेंस में सबमिट करोगे फॉर द कंसिडरेशन फॉर द पब्लिकेशन। उसके बाद अपॉन सबमिशन जो एडिटर इन चीफ होगा या जो एडिटोरियल टीम होगी वो इनिशियल स्क्रीनिंग करेगी। इनिशियल स्क्रीनिंग में वो क्या चेक करेंगे कि जो आपका आर्टिकल है वो जर्नल के स्कोप के अकॉर्डिंग, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, एथिकल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा वो आपका पेपर वहीं रिजेक्ट हो जाएगा, पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। सो जो उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते, फर्दर रिव्यू उनका नहीं होता, उनको डेस्क रिजेक्टेड बोल देते हैं उन पेपर्स को। देन अगर आपका पेपर फॉर्मेट में, एथिकल गाइडलाइंस में एंड स्कोप में पड़ जाता है, स्कोप में सही पाया जाता है, देन योर इफ योर मैन्युस्क्रिप्ट पासेस द एडिटोरियल स्क्रीनिंग, देन उसके बाद आपका क्या होता है? पीयर रिव्यू होता है। पीयर रिव्यू में क्या करेगा? एडिटर सिलेक्ट करता है एक्सपर्ट रिव्यूअर्स जो उस फील्ड के साथ एसोसिएटेड होते हैं। वो उस मैन्युस्क्रिप्ट की क्वालिटी, सिग्निफिकेंस, रिगर ये सब चेक करते हैं कि वो स्कॉलरली स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है। तो वो अपना जो पीयर रिव्यू करेंगे वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बताएंगे, कमेंट्स बताएंगे उस पेपर के बारे में एंड रिकमेंडेशंस देंगे एडिटर के कि उसकी मैन्युस्क्रिप्ट में ये चीजें आपको सुधार करने की जरूरत है। सो वो जब इवैल्यूएट कर लेगा जो रिव्यूअर है, देन ही विल मेक अ डिसीजन ऑन द मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट में रिव्यूअर अपनी रिकमेंडेशंस देगा आफ्टर द पीयर रिव्यू। उसके डिसीजन में 3 चीजें हो सकती हैं, एक्सेप्ट कर सकता है, रिवीजन कर सकता है या रिजेक्शन बोल सकता है। रिजेक्शन में वो बोलेगा कि ये जर्नल के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, सुटेबल नहीं है इन द करंट फॉर्म, तो वो रिजेक्ट मार देगा। एक्सेप्टेंस में क्या होता है? वो कहता है कि माइनर रिवीजन है या कोई रिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, पेपर आपका सही है। रिवीजन में क्या होगा? रिवीजन में क्या होगा? जो मैन्युस्क्रिप्ट आपने उसको सबमिट करवाई है उसमें वो रिवीजन देंगे, रिव्यूअर्स कमेंट्स एंड कंसर्न्स बताएंगे। तो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर आपको रिवाइज करके जो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट है वो आपको रीसबमिट करवानी पड़ेगी। सो रिवीजन से आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि आपको फर्दर फ्यूचर में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत है। सो अगर आपके पेपर में रिवीजन आती है, सो अगर इफ अ मैन्युस्क्रिप्ट इज एक्सेप्टेड विद रिवीजंस, उसके बाद ऑथर रिवाइज द मैन्युस्क्रिप्ट अकॉर्डिंग टू द रिव्यूअर्स एंड एडिटर्स फीडबैक। सो उनको डिटेल फॉर्म में ईच कमेंट बताया जाता है और उसको बोला जाता है कि अगर आपको क्वालिटी एंड क्लैरिटी इंप्रूव करनी है या पेपर आपका पब्लिश करवाना है तो आपको ये सारी नेसेसरी चेंजेस करनी पड़ेंगी। देन रिवीजन के बाद ऑथर अपनी जो रिवाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट है, यहाँ पे फाइनल डिसीजन में आप अपनी टर्म यूज करोगे
रिवाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट। सो उसके बाद ऑथर दोबारा से अपनी रिवाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट एडिटर को भेजेगा, एडिटर उसको रिविजन्स को देखेगा एंड फाइनल डिसीजन बताएगा एक्सेप्टेंस के बारे में। तो डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ रिविजन्स द मैन्युस्क्रिप्ट में गो एडिशनल राउंड्स। सो ये नहीं कि एक ही बार रिवीजन होती है, कई बार तो बहुत सारे राउंड्स होते हैं रिवीजन के। सो दे मे गो एडिशनल राउंड्स ऑफ रिव्यू बिफोर द फाइनल एक्सेप्टेंस। सो एक बार जब एक्सेप्ट हो गई जो मैन्युस्क्रिप्ट है, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, कॉपी एडिटेड किया जाता है, टाइप सेट किया जाता है एंड प्रिपेयर किया जाता है फॉर द पब्लिकेशन। एंड उसको असाइन हो जाती है कि आपका जो पेपर है वो इस डेट को पब्लिश होगा एंड इंक्लूडेड इन द जर्नल, इस दिन जर्नल में इंक्लूड होगा या कॉन्फ्रेंस में ऐसे ऐसे अपकमिंग इशू में आप प्रोसीडिंग्स दे सकते हो। सो पब्लिकेशन के बारे में उसको क्लियर कर दिया जाता है। देन पोस्ट पब्लिकेशन, तो जब पब्लिकेशन हो गई, जो उसका आर्टिकल है वो बन जाता है एज अ पार्ट ऑफ स्कॉलर रिकॉर्ड एंड पूरी अकेडमिक कम्युनिटी को अवेलेबल कर दिया जाता है। उसके बाद जो भी रीडर्स हैं उनको अगर वो पेपर अच्छा लग रहा है, दे कैन साइट द पेपर, रेफरेंस द पेपर, बिल्ड अपॉन देयर पब्लिश्ड वर्क ऑन देयर ओन रिसर्च। सो जो पीयर रिव्यू प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छा प्रोसेस है फॉर मेंटेनिंग द हाई क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्कॉलरली लिटरेचर। बट जो भी प्रीडेटरी जर्नल्स होती हैं उनमें जो पीयर रिव्यू प्रोसेस होता है वो या तो होता ही नहीं है या बहुत ही वेग या अनक्लियर सा होता है। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको वही जर्नल्स चूज करनी है जिनका जो पीयर रिव्यू प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छा हो। ठीक है। सो इट हेल्प्स इन इंश्योरिंग ओनली हाई क्वालिटी रिसर्च विद सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फील्ड इज डिससेमिनेटेड टू द एकेडमिक कम्युनिटी। तो जो पीयर रिव्यू प्रोसेस है ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, जिसमें मैंने आपको बताया सबसे पहले आप अपना पेपर सबमिट करोगे, देन एडिटोरियल स्क्रीनिंग होगी, देन पीयर रिव्यू होगा, देन जो रिव्यूअर है वो अपनी रिकमेंडेशन देगा, दैट कुड बी एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन और द रिवीजन। देन ऑथर रिवीजन करेगा, देन फाइनल डिसीजन होगा, देन पब्लिकेशन होगी एंड देन पोस्ट पब्लिकेशन साइटिंग रेफरेंसेज वगैरह वगैरह चलती रहेगी। सो आई होप सबको जो पीयर रिव्यू प्रोसेस है वो क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज साइटेशन एंड सेल्फ साइटेशन। सो अगर मैं साइटेशन की बात करूं इन एकेडमिक पब्लिशिंग, अ साइटेशन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ रेफरेंसिंग। सो साइटेशन क्या है, एक्ट ऑफ रेफरेंसिंग है या साइटिंग है, साइटिंग अ सोर्स विद इन अ स्कॉलरली डॉक्यूमेंट। सो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में प्रॉपर्ली सोर्सेज को साइट करते हो, उनकी रेफरेंसेस करते हो, सच एज आर्टिकल, रिसर्च पेपर में, आर्टिकल में, बुक्स या थीसिस में, उसको हम बोलते हैं साइटेशन। अब आपको ये तो पता लग गया कि साइटेशन का मतलब है रेफरेंस देना या सोर्स बताना कि आपने वो जो डेटा है वो कहाँ से लिया है। बट साइटेशन का काम क्या होता है, पर्पस क्या होता है? सो जो साइटेशन है वो बहुत सारे पर्पसेस सॉल्व करता है, बहुत सारे पर्पसेस सर्व करता है। सबसे पहले तो जो जिसका ओरिजिनल काम है उसको एक्नॉलेजमेंट मिलती है, एक तरह से एविडेंस के रूप में भी काम करती है साइटेशन, एविडेंस बताती है, सपोर्ट बताती है कि जो आप आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो उनको सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई सोर्स है। आप क्रेडिट देते हो ऑथर्स को, उसमें भी हेल्प करती है, और रीडर्स को भी हेल्प करती है लोकेट करने में साइटेड सोर्सेज से कि वो फर्दर उस चीज को वेरीफाई कर सके और अगर वो चाहें तो उस चीज के बारे में और भी रीड आउट कर सके। सो जो साइटेशन है, ऑथर को आप सोर्स बताते हो, सो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी साइटेशन में, टाइटल ऑफ द वर्क आएगा, किस डेट को पब्लिश हुआ, और आप अलग अलग स्टाइल्स में साइटेशन देते हो। साइटेशन के स्टाइल्स एपीए हो सकता है, एमएलए हो सकता है, शिकागो हो सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द साइटेशन स्टाइल्स। सो आई होप सबको साइटेशन क्लियर हो गया होगा। एंड सेल्फ साइटेशन क्या होता है? सेल्फ साइटेशन का मतलब होता है जब आप अपना ही काम, ऑथर अपना ही प्रीवियसली पब्लिश काम नई रिसर्च में साइट करता है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ साइटेशन। सो अ सेल्फ citation occurs when an author cites their own previously published work within a new research paper or a publication. So self citation is a common practice in academia and can be legitimate, especially when citing one's relevant and previously published research to provide context, support arguments and acknowledge their earlier contributions to the field. So जो self citation है that is legitimate। जब आप अपना खुद का काम ही साइट करोगे, जब आपने कोई नई रिसर्च की, तो जब आप अपना पुराना प्रीवियस पब्लिश काम साइट करते हो, दैट इज सेल्फ साइटेशन। हाउएवर एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब आप सेल्फ साइटेशन करते हो वो बहुत ही एक्सेसिव भी नहीं होनी चाहिए, इनएप्रोप्रिएट भी नहीं होनी चाहिए। सो अगर आप सेल्फ साइटेशन अच्छे से नहीं करते हो तो उसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? उसको हम डालते हैं सेल्फ प्लेगरिज्म कैटेगरी में। क्लियर हुआ? सो सेल्फ प्लेगरिज्म कैटेगरी में वो फॉल आउट हो जाती है एंड दैट कैन रेज कंसर्न्स अबाउट द रिसर्च इंटीग्रिटी, स्कॉलरली एथिक्स, अटेम्प्ट्स टू आर्टिफिशियली इन्फ्लेट साइटेशन मैट्रिक्स। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे आपका साइटेशन मैट्रिक्स बढ़ेगा। सो आप पे ये आर्ग्यूमेंट लग सकता है कि आप आर्टिफिशियली ट्राई कर रहे हो अपना साइटेशन मैट्रिक्स बढ़ाने का। तो जर्नल्स की गाइडलाइंस हो सकती हैं, पॉलिसीज हो सकती हैं कि वो कितना सेल्फ साइटेशन का लेवल जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब साइटेशन की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, स्टाइल्स हैं। सो मैंने यहाँ पे साइटेशन के स्टाइल्स विद एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेट होता है एपीए फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट? एपीए फॉर्मेट।
नेक्स्ट वन इज MLA फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट? MLA। APA फॉर्मेट की फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। MLA की है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। CMS एक और स्टाइल है जो यूज होता है। CMS की फुल फॉर्म है शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल। इसको शिकागो स्टाइल भी बोलते हैं, शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल। उसके बाद हमारे पास एक होता है हार्वर्ड स्टाइल। Then we have IEEE. IEEE is Institute of Electrical and Electronics Engineer. Then we have Vancouver style. So these are the main styles that are being used for the citation. So हम ये सारे citations को एक बार overview से देख लेते हैं. So for example, अगर आपको APA format में cite करना है, so अगर आप in text citation कर रहे हो, then in brackets you will mention author and year. For example, Smith 2019. अगर आपको proper references करनी है तो आप Smith J. 2019 लिखोगे, देन टाइटल ऑफ आर्टिकल, जर्नल नेम, वॉल्यूम, इशू, पेज रेंज और उसको DOID या URL। तो ये इसके लिए आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, मेंडले वगैरह से आप करवा सकते हो, जिससे आपकी जो साइटेशंस हैं वो इजी हो जाएगी। सो आप साइटेशन और रेफरेंसेस के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी यूज कर सकते हो। जैसे MLA फॉर्मेट है तो उसमें आप ऐसे लिखते हो विदाउट कॉमास जब आप इन टेक्स्ट साइटेशन करते हो। शिकागो में आप फुटनोट और एंड नोट मेंशन करते हो प्रॉपर। सो इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल ऑफ द बुक, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर, ईयर, पेज, सब ऐसे प्रॉपर आता है। उसके बाद एक होता है बिब्लियोग्राफी एंट्री में आप ऐसे मेंशन करते हो शिकागो स्टाइल में। हार्वर्ड स्टाइल में आप ऑथर, लास्ट नेम एंड ईयर मेंशन करते हो, देन टाइटल ऑफ द बुक, देन पब्लिशर। IEEE में आप ऐसे वन जैसे यहाँ पे डाला हुआ है ना, ऐसे आप नंबरिंग देके साइटेशन करते हो। वैंकूवर स्टाइल में भी डिफरेंट स्टाइल से साइटेशन होती है। ये जब आप करोगे तब आपको समझ आएगा, बट यहाँ पे मैंने जस्ट आपको नेम्स मेंशन कर दिए कि कौन कौन से साइटेशन के स्टाइल हो सकते हैं, कौन कौन से साइटेशन स्टाइल्स हो सकते हैं। APA क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। MLA क्या है? मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। देन वी हैव CMS, दैट इज शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल। IEEE, हार्वर्ड स्टाइल, वैंकूवर स्टाइल। सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट लास्ट टॉपिक फॉर दिस यूनिट इज फंडिंग एजेंसीज। अब आपको पैसा चाहिए तो आपको पैसा कहाँ से मिल सकता है? सो फॉर दैट वी हैव गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉन प्रॉफिट फाउंडेशंस, इंडस्ट्री एंड कॉर्पोरेट फाउंडेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। सो अगर आपको रिसर्च करने के लिए पैसे चाहिए तो आपको कहाँ से मिल सकते हैं? गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, वहाँ से आपको मिल सकती हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, एजेंसीज हैं, वहाँ से मिल सकते हैं। इंडिया से भी ले सकते हो आप, इंडियन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल गवर्नमेंट से भी ले सकते हो, देन इंटरनेशनल एजेंसी से भी ले सकते हो। देन वी हैव नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल टाटा ट्रस्ट हो गया, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन हो गए इन इंडिया। इंटरनेशनल से भी ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल बिल एंड मेलिंडा गेट्स। उसके बाद बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं एंड कॉर्पोरेट फाउंडेशन हैं जो आपकी हेल्प करती हैं, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया। उसके अलावा इंटरनेशनल में कौन से कॉर्पोरेट्स या इंडस्ट्रीज हैं? गूगल हो गया, ठीक है, IBM की कॉर्पोरेट सिटीजनशिप होगी, ये सारी चीज़ें। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो आपको फंडिंग प्रोवाइड करती हैं, जिसमें UNDP हो गया, यूनिसेफ हो गया, WHO हो गया, एंड बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी इंटरनल फंडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रांट्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्वर्ड देती है, ऑक्सफोर्ड देती है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी देती है, IITs देती हैं, CSIR देती है। सो आपको बहुत सारी जगहों से बहुत सारी स्कीम्स के तहत फंडिंग मिल सकती है। सो आई होप सबको ये यूनिट क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारा रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स कंप्लीट होता है। अगर आपके कोई क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कर सकते हो। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप, द लिंक ऑफ दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक्स में वीडियोज चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई विल लुक इनटू दैट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Keep smiling.